हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बर्नवाल है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का ये हमारा 5वां पाठ होगा, जिसमें से हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको 4 वीडियो पढ़ाया जा चुका है, जिसमें से आपको वैदिक सभ्यता का इतिहास, आर्यों का आगमन, भौगोलिक विस्तार, उसके बाद वेदों का संपूर्ण जानकारी, ये सभी चैप्टर आपको वैदिक सभ्यता में पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन। तो आपको ये बताया जाएगा कि राजनीतिक जीवन को हम लोग छोटा छोटा पाठ में, छोटा छोटा टॉपिक में बांटेंगे, जिसके बाद इसका हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि राजनीतिक जीवन को हम लोग अध्ययन करने के लिए कितने छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, जिससे कि हम लोग का राजनीतिक जीवन पूरे तरीके से संपन्न हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक जीवन का जो छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा। तो राजनीतिक जीवन का जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा राजनीतिक जीवन की इकाई। ठीक है, राजनीतिक जीवन की इकाई। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा राजा का चुनाव। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा राजा के सहायक अधिकारी। ठीक है, कि राजा के साथ साथ और कौन ऐसे सदस्य होते थे जो कि राजपाट के कार्यों में भाग लेते थे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे राजा के सहायक अधिकारी के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रमुख संस्था। ठीक है, प्रमुख संस्था, इसमें क्या रहेगा कि राजा का कुछ संस्था था जिसमें से कुछ निर्णय होते थे, राजा का चुनाव होता था। इन सभी संस्थाओं, ये सभी जो चुनाव का प्रक्रिया या फिर कुछ विशेष नियम बनाना हो या नीति बनाना हो, तो वह संस्था के माध्यम से बनाता था। इसमें हम संस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कौन कौन सी ऐसी संस्था थी जो वैदिक सभ्यता के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर व्यवस्था, कि जब राजनीतिक जीवन यहाँ पे शुरू हुआ वैदिक सभ्यता में, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कर व्यवस्था का वर्णन हमको देखने में मिलता है या नहीं मिलता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारा राजनीतिक जीवन को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पे हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन को। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि शुरू से जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड करके और कंपेयर करके पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग राजनीतिक जीवन का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं। किससे? पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग, इन दोनों से हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, राजनीतिक जीवन की इकाई। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि राजनीतिक जीवन की इकाई है क्या। तो पहले जमाने में, जब प्राचीन इतिहास काल, जब हम लोग 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, तो उस समय इतनी अधिक जनसंख्या नहीं होती थी। तो उस समय राजा का चयन कैसे किया जाता था, या फिर राजा को साम्राज्य बनाता था, उसके लिए क्या जरूरी था, तो ये सभी चीज़ें हम लोग राजनीतिक जीवन की इकाई में पढ़ेंगे। या फिर कोई साम्राज्य या फिर कोई क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, उसका आधार क्या माना गया था, उसी में हम लोग राजनीतिक जीवन की इकाई में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब राजनीतिक जीवन वैदिक सभ्यता में शुरुआत हुआ,
तो राजनीतिक जीवन का इकाई जो है वो परिवार को माना जाता था। ठीक है, किसको माना जाता था? परिवार को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुल बोलते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय तो जनसंख्या अधिक नहीं थी, तो कहीं ना कहीं छोटी इकाई से ही हमें शुरुआत करना पड़ता राजनीतिक जीवन का। तो उस समय राजनीतिक जीवन का सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। परिवार को हम लोग क्या कहते थे? कुल कहते थे। तो कुल का जो मुखिया होता था उसको हम लोग कुलक कहते थे, जो परिवार का मुखिया होता था। और परिवार का मुखिया कौन होता था? तो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो पुरुष पुरुष होता था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था। ये सब चीज हम लोग सामाजिक जीवन में पढ़े हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक जीवन की इकाई जो थी वो परिवार थी, और परिवार को हम लोग कुल कहते थे, और इसका मुखिया कौन कहलाता था? तो कुलक कहलाता था। ठीक है, अब जब परिवार तो बन गया, अब परिवार, कई परिवार के मिलने से क्या बनता था? ग्राम। ठीक है, कई परिवार के मिलने से ग्राम बनता था, जिसका मुखिया कौन होता था? तो ग्रामीणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामीणी। ठीक है, अब जब ग्राम बन जाता है तो कई ग्राम मिल करके 20 का निर्माण होता था। ठीक है, जिसके मुखिया को 20 पति कहते हैं। ठीक है, कई 20 मिलकर जन का निर्माण करते थे, जिसके मुखिया को जनपति कहा जाता था। इसके अलावा जनपति को अन्य नामों से भी जानते थे, जिसको हम लोग बोलते थे गोपा। ठीक है, या गोपति। ठीक है, क्या कहते थे? गोपा या गोपति। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा कि राजनीतिक जीवन की इकाई किसको मानी गई थी? परिवार को। परिवार को हम लोग कुल कहते थे, जिसका मुखिया कुलक होता था। कई परिवार मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी होता था। कई ग्राम मिलकर के 20 का निर्माण करते थे, जिसको हम लोग विस्पति कहते थे। और कई 20 मिलकर के जन का निर्माण करता था, जो जनपति या गोपा या गोपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो गोपा का मुख्य अर्थ होता है सुरक्षा करना। ठीक है, गोपा का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा करना। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे किस चीजों की सुरक्षा करने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग अर्थ देख रहे हैं, जिसको हम लोग गोपा कहते हैं, जन के मुखिया को या फिर हेड को या राजा को हम लोग गोपा के नाम से जान रहे हैं। तो गोपा का अर्थ होता है सुरक्षा कर। तो यहाँ पे किस चीजों की सुरक्षा करने की बात कही गई है? तो यहाँ पे जो सुरक्षा की जाती है वो थी पशुओं की। ठीक है, किसकी? पशुओं की, क्योंकि उस समय साम्राज्य विस्तार को लेकर के किसी प्रकार का लड़ाई नहीं होता था। यहाँ सिर्फ पशु को धन माना जाता था, जिसके पास जितना अधिक पशु होता था वो उतना ही धनवान होता था। इसलिए यहाँ पर पशुओं को लेकर के यहाँ पे लड़ाई की जाती थी, और जो गोपा होता था या गोपति होता था उसका मुख्य क्या था? तो पशुओं की सुरक्षा करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ गए कि यहाँ पे राजनीतिक जीवन जो है वो स्टार्ट हो गया। और वो कैसे स्टार्ट हुआ? तो परिवार से ग्राम बना, ग्राम से 20 बना, 20 से जन बना, और जन के मुखिया को जनपति, गोपा या गोपति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि गोपा का अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा करना। तो गोपति किसका सुरक्षा करता था? तो पशुओं की। ठीक है, पशुओं की सुरक्षा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि उस समय जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक पशु होता था वह व्यक्ति उतना ही धनवान माना जाता था। मतलब पशु जो था वो धन का एक सूचक था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सभी कबीले वाले जिस जन के नेता या मुखिया या फिर राजा बोल सकते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या था? कि पशुओं की रक्षा करना। यहाँ पे आपको साम्राज्य विस्तार को लेकर के किसी भी तरह का लड़ाई नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ केवल और केवल पशु को लेकर के आपको युद्ध देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक युग में कि यहाँ पे क्या डिफरेंशियस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिस प्रकार पूर्व वैदिक युग में
राजनीतिक जीवन का इकाई परिवार को माना गया था, ठीक उसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक जीवन का इकाई परिवार को माना जाता है। ठीक है, परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? कुल, जिसका हेड क्या कहलाएगा? कुलप। साथ साथ में बोलते जाइए, जिसके बाद क्या होगा, आपको भी ये समझ में आएगा और आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ, राजनीतिक जीवन का इकाई परिवार को माना गया। परिवार को हम लोग कुल बोलते थे और इसका मुखिया कौन होता था? कुलप कहलाता था। कुल कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण किया। ठीक है, जिसके मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामीणी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रामीणी। ग्राम से कई ग्राम मिलकर के 20 का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग विस्पति के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई 20 मिलकर के जन का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग जनपति या भूपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे जन के मुखिया को जनपति कहते हैं, ठीक उसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में भी जन के मुखिया को जनपति कहते हैं। इसके अलावा इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था पूर्व वैदिक युग में, जैसे भूपा या भूपति। ठीक उसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में भी जन को जनपति, इसके अलावा इसको भूपति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब भूपति का क्या काम था या जनपति जो हम लोग इसके जन के नेता का क्या काम था? तो इसका मुख्य कार्य था साम्राज्य का विस्तार करना। विस्तार करना। अब ध्यान दीजिए कि आखिर इसमें क्या ऐसा हो गया कि जहां पहले पूर्व वैदिक युग में पशुओं की रक्षा के लिए युद्ध किया जाता था और उत्तर वैदिक युग में साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किया जाने लगा, तो आखिर क्या ऐसी चेंजिंग हुई जिसके कारण उत्तर वैदिक युग में हमें साम्राज्य विस्तार करने की जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखिए, जब हम लोग वैदिक सभ्यता का जब हम लोग समय अवधि देखे थे पूर्व वैदिक युग का, तो इसका समय अवधि कितना था? 1500 से लेकर के 1000 तक, और इसका कितना था? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो आपको बताया गया था कि 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। वही लोहा का साक्ष्य के कारण यहाँ पे तरह तरह के औजार, साथ साथ में हथियार बनाए जाने लगे, जिससे कि जंगलों को काटा जाने लगा। जंगलों को काटे जाने से साम्राज्य का विस्तार होने लगा, कृषि कार्य होने लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिलता है कि साम्राज्य का विस्तार होने लगता है। तो यहाँ पे पूर्व वैदिक युग में जो जन का मुखिया था, जिसको हम लोग गोपा या गोपति के नाम से जानते हैं, उसका मुख्य कार्य था पशुओं की रक्षा करना। लेकिन उत्तर वैदिक युग में क्या हो जाता है? जन का जो मुखिया था, जिसको हम लोग जनपति या भूपति के नाम से जानते हैं, उसका मुख्य कार्य था साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, यहाँ साम्राज्य विस्तार करने का कारण क्या था? क्योंकि उत्तर वैदिक युग में लोहा का खोज हो चुका था, और लोहा के खोज होने से यहाँ पे उत्तर वैदिक युग में तरह तरह की औजारें बनने लगी थी, हथियार बनने लगे थे, अस्त्र शस्त्र बनने लगे थे, जिसके वजह से ये लोग घने जंगलों को काट कर कृषि कार्य हेतु उपजाऊ जमीन की खोज करने की जाने लगी थी। इसके अलावा यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा था। तो इस तरह उत्तर वैदिक युग और पूर्व वैदिक युग में एक भिन्नता हमको देखने को मिलती है राजनीतिक जीवन में। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखें? राजा का चुनाव, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे पूर्व वैदिक युग में, वो राजा का चुनाव कैसे होता था। जो यहाँ पे जो जन का हेड बन रहा है, जनपति, या जिसको हम लोग गोपा या गोपति के नाम से जान रहे हैं, तो इसमें राजा का चुनाव कैसे होता था या गोपा का चुनाव कैसे होता था, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, या फिर रहने दीजिए, यहाँ पे हम नीचे में आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे जो गोपा का चुनाव था, ठीक है, वो या राजा का जो चुनाव था वो वंशानुगत था। वंशानुगत था, लेकिन योग्य व्यक्ति होना चाहिए।
जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, जैसे आज अगर हम लोग वैदिक सभ्यता के अलावा मौर्य साम्राज्य वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी राजा अगर शासन करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार उस राजा के सबसे बड़े पुत्र को था। लेकिन पूर्व वैदिक युग में क्या हो जाता है कि राजा के अगर 2, 3, 4 पुत्र हैं तो उस राजा में जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा, चारों पुत्र में जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा वही व्यक्ति इस जन का राजा बनेगा। ठीक है, तो इस राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, लेकिन योग्य व्यक्ति को बनाया जाता था, योग्य व्यक्ति। ठीक है, योग्य व्यक्ति को बनाया जाता था। अब यह चयन कौन करता था कि कौन सा पुत्र उसका योग्य है या अयोग्य है, या इसको राजा नहीं बनाया जा सकता है, या फिर ये कौन डिसाइड करता था कि राजा इसको बनना चाहिए या नहीं। तो उस समय एक संस्था चलती थी जिसको हम लोग समिति कहते थे। ठीक है, समिति कहते थे। कब? पूर्व वैदिक युग में समिति नाम की एक संस्था चलती थी जिसमें प्रमुख अधिकारी भाग लेते थे। ठीक है, प्रमुख अधिकारी। ठीक है, और साथ में जन मतलब प्रजा लोग। ठीक है, तो प्रमुख अधिकारी, ठीक है, जिसको हम लोग ईशान के नाम से जानते थे। ठीक है, साथ साथ में जन मतलब प्रजा लोग। ये प्रजा लोग एक जगह समिति में इकट्ठा होते थे और इसी समिति में इनके माध्यम से प्रमुख अधिकारी या ईशान के माध्यम से या प्रजाओं जन जो वहाँ की प्रजा थी उनके सहमति के अनुसार राजा का चयन किया जाता था। ठीक है, तो राजा का पद वंशानुगत था लेकिन योग्य व्यक्ति राजा बनेगा। और इसका चयन कौन करता था? तब समिति के सदस्य, जिसमें कौन कौन भाग लेते थे? तो प्रमुख अधिकारी जिसको ईशान कहा जाता था और जन प्रजा भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया करती थी। इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। ठीक है, इसमें महिलाएं प्रवेश नहीं करती थी। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम उत्तर वैदिक युग की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे राजा का पद जो था, पद ये वंशानुगत हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति राजा बना है उसका बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन राजा कौन बनेगा? तो राजा का बड़ा पुत्र ही उत्तर वैदिक काल में राजा बनेगा। मतलब कि यहाँ पे योग्य व्यक्ति का चयन नहीं किया जाता था। ठीक है, योग्य व्यक्ति का चयन इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि जिस प्रकार पूर्व वैदिक युग में समिति जैसे संस्था का उल्लेख हमको मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक युग में क्या होता है, इस समिति जैसे संस्था का हमको उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। समिति जैसी संस्था उत्तर वैदिक युग में हमें नहीं देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया हमारा राजा का चुनाव और राजनीतिक जीवन की इकाई को लेकर के। अब हम लोग अध्ययन करेंगे राजा के सहायक अधिकारी। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे राजा के सहायक अधिकारी। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब राजा के सहायक अधिकारी, राजा के सहायक अधिकारी मतलब क्या कि जब राजा शासन करता था या फिर जब कोई व्यक्ति जन का हेड बनता था तो उसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी लोग रहा करते थे, जिसके माध्यम से वह शासन व्यवस्था को चलाता था। तो इसमें पूर्व वैदिक में क्या हमको देखने कौन कौन से अधिकारी देखने को मिलते हैं, या उत्तर वैदिक युग में पूर्व वैदिक से कैसी भिन्नता हमको देखने को मिलती है, इन सभी चीज़ों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे।
तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो राजा के सहायक अधिकारी। तो पूर्व वैदिक युग में अगर हम देखें तो यहाँ पे राजा के कुछ सहायक अधिकारी थे, जिसको पहले स्थान पे रखा गया था ब्राह्मण, ठीक है। दूसरे स्थान पर सेना, ठीक है। तीसरे स्थान पर दूत, चौथे स्थान पर रथकार, ठीक है। ये 4 अधिकारी थे जो राजा के सहायक अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। कब? पूर्व वैदिक युग में, ठीक है। अब ये जो 4 सहायक अधिकारी हैं, इनका कुछ ना कुछ कार्य तो रहता होगा राजनीतिक जीवन में, तभी तो इनको अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि जो 4 सहायक अधिकारी राजा के हमको देखने मिल रहे हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या था, जिसको सहायक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसका मुख्य कार्य था कि जब राजा युद्ध करने जाता था तो ये विजय करने की कामना करते थे। कौन? ब्राह्मण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विजय की कामना करना, विजय की कामना करना। ये किसका कार्य था? तो ब्राह्मण का। ये जो ब्राह्मण थे वो विजय की कामना करते थे। जब कोई राजा दूसरे जन पर आक्रमण करता था, और यहाँ पे जो आक्रमण होता था वो कैसा होता था? पशुधन को लेकर के। तो वो ब्राह्मण जो था वो सोचता था या फिर कामना करता था कि राजा जिस युद्ध के लिए जा रहा है उसमें वह विजय प्राप्त करे। तो ये ब्राह्मण का कार्य था, इसलिए इसको सबसे प्रथम स्थान पर रखा गया। दूसरा था सेना। सेना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेना का होना काफी ज्यादा आवश्यकता था, ठीक है। अगर सेना नहीं रहे तो राजा अकेले क्या करेगा, तो इसलिए दूसरे स्थान पर सेना को रखा गया। लेकिन यहाँ पे जो सेना था वो अस्थायी सेना था, ठीक है। कौन सा सेना था? अस्थायी। अस्थायी रूप से यहाँ पे सेना नहीं देखने को मिलता है। इस अस्थायी सेना को हम लोग कबीलियाई सेना भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उस कबीला में जो भी नौजवान व्यक्ति होता था, उस नौजवान व्यक्ति को तुरंत जब युद्ध करना हो उसके 1-2 दिन पहले ही चयन कर लिया जाता था और उसी नौजवान व्यक्ति के द्वारा युद्ध किया जाता था। तो ये जो सेना थी वो कबीलियाई सेना थी, या कोई अस्थायी नहीं था, ठीक है। इसलिए इसे दूसरे स्थान पे रखा गया, ठीक है। अब दूत का कार्य क्या है? तो दूत जो था वो रथ को चलाता था, ठीक है। जो राजा युद्ध करने जाता था तो उसके रथ को जो चलाता था वो कौन चलाता था? दूत। इसलिए इसको तीसरे स्थान पर रखा गया था, ठीक है। चौथा की अगर हम बात करें रथकार की, तो यह जो था वो रथ को बनाता था, ठीक है। तो ये सभी 4 व्यक्ति जो हैं वो राजा पूर्व वैदिक युग में सहायक अधिकारी के रूप में चयनित किया जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक युग की, कि उत्तर वैदिक युग में क्या यही 4 व्यक्ति राजा के सहायक अधिकारी के रूप में थे, या इसमें कुछ हमको बेसिक डिफरेंट देखने को मिलता है। तो वो चीज़ हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पूर्व वैदिक युग में केवल 4 व्यक्ति ही हमें ऐसे दिखाई दिए जो कि राजा के सहायक अधिकारी के रूप में चयनित किए जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक युग में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल 12 व्यक्ति थे जो कि राजा के सहायक अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। कितने व्यक्ति? तो 12 व्यक्ति। अरे इन 12 व्यक्ति को रत्नी कहा जाता था। यहाँ पे ध्यान दिए, यहाँ पे इस तरह किसी भी चीज का उल्लेख नहीं मिलता है। कहाँ पे? पूर्व वैदिक युग में। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक युग में जाते हैं तो यहाँ पे टोटल राजा के सहायक अधिकारी के रूप में 12 व्यक्तियों को देखा जाता है, जिसको हम लोग रत्नी के नाम से जानते हैं। और रत्नी में क्या खास विशेषता थी कि तो ये जो 12 व्यक्ति होते थे वो कानों में रत्न पहनते थे, ठीक है, महंगे रत्न पहनते थे, जिसके कारण इन्हें रत्नी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और टोटल कितने व्यक्ति थे? तो 12 व्यक्ति।
ठीक है, जो राजा के सहायक अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से अधिकारी थे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अधिकारी होता था सेना, ठीक है, दूसरा था ब्राह्मण, ठीक है, तीसरा था युवराज, चौथा था दूत, छठा था रथकार, छठा महिषी, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए इस चीज में, पूर्व वैदिक युग के सहायक अधिकारी में और उत्तर वैदिक युग के सहायक अधिकारी में आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखे थे पूर्व वैदिक युग में कि ब्राह्मण जो है वो प्रथम स्थान रखता है सहायक अधिकारी के रूप में, लेकिन उत्तर वैदिक युग में जो प्रथम स्थान रखता है वो सेना को रखा जाता है। तो सेना को प्रथम स्थान रखने का मुख्य कारण क्या था? तो सेना जो थी वो साम्राज्य विस्तार करने में या युद्ध करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान निभाती थी। इसलिए उत्तर वैदिक युग के राजाओं को लगा कि ब्राह्मण से पहले अगर प्रमुख अधिकारी के रूप में रखा जाए तो वह कौन है? तो सेना, ठीक है। इसलिए ये लोग सेना को प्रथम स्थान पे रखे और यहाँ पर भी जो सेना थी वो अस्थायी सेना, जिसको हम लोग कबीलियाई सेना के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें ब्राह्मण, तो पूर्व वैदिक युग में जो ब्राह्मण का कार्य था विजय की कामना करना, सेम उसी तरह उत्तर वैदिक युग में भी ब्राह्मण जो था वो विजय की कामना करता था, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें युवराज, तो युवराज जो था वो कौन था? तो ये उत्तराधिकारी व्यक्ति होता था, ठीक है। यह भी राजा का सहायक अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। दूत की बात करें तो दूत जो था वो सेम जिस प्रकार पूर्व वैदिक युग में दूत का कार्य था रथ चलाना, सेम उसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में भी दूत का काम था रथ चलाना, ठीक है। रथकार की बात करें तो इसका कार्य था रथ बनाना, जो पूर्व वैदिक युग में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। महिषी, यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिला, महिषी। ये महिषी क्या थी? तो ये महिषी जो थी वो राजा का सबसे प्रिय पत्नी थी, प्रिय पत्नी। इसको भी राजा के सहायक अधिकारी के अंतर्गत रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे पूर्व वैदिक युग में सहायक अधिकारी के रूप में मुख्यतः 4 व्यक्ति को देखे, जिसमें से प्रथम स्थान में ब्राह्मण, द्वितीय स्थान में सेना, तृतीय स्थान में दूत, चतुर्थ स्थान में रथकार को देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग में जाते हैं तो राजा के सहायक अधिकारी के रूप में टोटल 12 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, जिसमें से 12 व्यक्ति को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रत्नी। रत्नी कहने का क्या अर्थ है कि वो 12 व्यक्ति जो थे, जो राजा के सहायक अधिकारी या प्रमुख अधिकारी जो थे, वो कान में एक विशेष प्रकार के रत्न को पहनते थे, जिसके कारण इनको रत्नी कहा जाता था। अब इसके प्रमुख अधिकारी में कौन कौन आते थे? तो पहला सेना। सेना क्यों? क्योंकि ये राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण युद्ध करने में एक महत्वपूर्ण स्थान को निभाता था, जिसके कारण सेना को इन्होंने प्रथम स्थान पे रखा। ब्राह्मण द्वितीय स्थान पे चला गया। ब्राह्मण का क्या कार्य था? तो विजय की कामना करना। युवराज जो थे वो क्या होते थे? उत्तराधिकारी पद। अगर कोई जो राजा अभी राज्य कर रहा है उसकी अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाए तो यह जो युवराज है वो उस जन का राजा बनता था। इसलिए इस युवराज को भी एक सहायक अधिकारी के रूप में रखा जाता था। दूत जो रथ चलाता था, रथकार जो रथ बनाता था, और महिषी जो राजा का सबसे प्रिय पत्नी होती थी, उसको भी राजा के सहायक अधिकारी के रूप में भी चयन किया जाता था। तो ये सभी चीजें हैं जो कि राजा के सहायक अधिकारी के अंतर्गत आते
थे। अब हम बात करते हैं प्रमुख संस्था। ठीक है, प्रमुख संस्था की बात करें, प्रमुख संस्था को खत्म करने से पहले हम ये चीज आपको बता देते हैं कर व्यवस्था, कि यहाँ पे राजा बन गया, साम्राज्य विस्तार भी हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो राजा था वो पूर्व वैदिक युग में जो जन का कबीला होता था, गोपा या गोपति जिसको हम लोग बोलते थे, तो उसका अपने प्रजा के प्रति किसी प्रकार का कर व्यवस्था लागू किया था या नहीं किया था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पूर्व वैदिक युग में कर व्यवस्था का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? कर व्यवस्था का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। और उस कर व्यवस्था को एक नाम दिया गया था जिसका नाम था बलि। ठीक है, और ये बलि नामक जो कर लिया जाता था वो पूर्व वैदिक युग में स्वेच्छा अनुसार दिया जाता था, स्वेच्छा अनुसार। ठीक है, स्वेच्छा अनुसार मतलब आपका मन है तो आप कर दे सकते हैं, अन्यथा आपका मन नहीं है तो आप कर नहीं दे सकते हैं। मतलब अपने इच्छा अनुसार आप कर को दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कर व्यवस्था के लिए कोई जोर जबरन नहीं किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक युग में यहाँ पे जो कर व्यवस्था था वह कर व्यवस्था को बलि कहा जाता था। जिस प्रकार पूर्व वैदिक युग में बलि के नाम से जानते थे, उसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में भी कर व्यवस्था को बलि के रूप में जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे स्वेच्छानुसार दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक युग में एक निश्चित मात्रा में कर दिया जाता था, और वह निश्चित मात्रा था अपने कुल उपज का 1/6 भाग। ठीक है, कुल उपज का 1/6 भाग। ठीक है, और यह कर जो था वो खाद्य पदार्थ से भी दिया जाता था या पशु के माध्यम से भी दिया जाता था। जिसके पास खाद्य पदार्थ नहीं होते थे वह कर को चुकाने के लिए पशु को देते थे, और जिसके पास खाद्य पदार्थ थे तो वो कर के लिए खाद्य पदार्थ को देते थे। लेकिन यहाँ स्वेच्छानुसार था और यहाँ निश्चित मात्रा, ये आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी तरह का स्वेच्छा आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो पूर्व वैदिक युग में कर व्यवस्था क्या था? स्वेच्छानुसार था। लेकिन उत्तर वैदिक युग में एक निश्चित मात्रा तय की गई जिसमें से आपका कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में आपको देना पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा कर व्यवस्था। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा है प्रमुख संस्था। ठीक है, कि उस समय जब राजनीतिक जीवन पूर्व वैदिक युग या वैदिक उत्तर वैदिक युग में जब राजनीतिक जीवन स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी प्रमुख संस्था थी, उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आप ही लोगों को सिखाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। और उम्मीद है कि जो मेहनत है वो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इतना सीक्वेंस वाइज आपको किसी भी चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं वह वन लाइनर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप कहीं भी रिटेन एग्जाम देते हैं, लिखित या फिर मेंस एग्जाम देते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए प्लीज़ हमारे मेहनत को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और साथ साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट को देखते हैं, राजा की प्रमुख संस्था। तो पूर्व वैदिक युग में अगर हम लोग देखें तो हमें मुख्यतः 3 संस्था के बारे में जानकारी पता चलती है। ठीक है, कितनी संस्था? तो 3 संस्था, जिसमें से पहला संस्था था सभा। ठीक है, दूसरी थी समिति। ठीक है, और तीसरी थी विद्वत। ठीक है, पहली 3 संस्था हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? पहली सभा, दूसरी समिति और तीसरी विद्वत। ये पूर्व वैदिक युग की बात है। ठीक है, तो सभा क्या था? तो सभा में जो थे वो प्रमुख अधिकारी। ठीक है, सभा में पुरुष
तथा महिला दोनों को प्रवेश मिलता था। ठीक है, दोनों को प्रवेश मिलता था। ठीक है, लेकिन कोई भी पुरुष महिला नहीं, कोई जो विशेष अधिकारी होते थे, जो उच्च स्तर के व्यक्ति या महिलाएं होती थी, वही व्यक्ति या पुरुष या महिलाएं इस सभा में प्रवेश कर सकती थी। ठीक है, पुरुष जो व्यक्ति होता था, सभा में जो पुरुष थे, पुरुष को सभ्य के नाम से जानते थे। ठीक है, और महिलाओं को सभावती के नाम से जानते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो सभा जो थी इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों को प्रवेश मिलता था, लेकिन उच्च कुल वाले पुरुष एवं महिलाओं को ही यहाँ पे प्रवेश मिलता था। जो उच्च कुल वाले पुरुष होते थे उसको सभ्य कहा जाता था, और जो महिलाएं होती थी उसको सभावती कहा जाता था। मतलब सभा में जो पुरुष रहते थे उसको सभ्य कहते थे, और जो महिलाएं भाग लेती थी उसको हम लोग सभावती के नाम से जानते थे। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा संस्था है समिति। समिति में जो उच्च अधिकारी होते थे, सबसे पहली बात, समिति में जिस प्रकार सभा में हम लोग क्या देखें, पुरुष और महिलाएं दोनों प्रवेश करते थे, लेकिन समिति में पुरुष तथा महिला पुरुष यहाँ पे प्रवेश कर सकते थे, लेकिन महिलाएं यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकती थी। चाहे उच्च कुल की हो या निम्न कुल की हो या मध्यम कुल की हो, तो यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। केवल और केवल समिति में पुरुष ही भाग लेते थे। ठीक है, जिसमें से कुछ पुरुष जो होते थे, जो उच्च कुल के पुरुष होते थे, उसको क्या बोला जाता था, ईशान, जो समिति के प्रमुख अधिकारी होते थे। ठीक है, ईशान किसको बोला जा रहा है, उच्च कुल के व्यक्ति, और जो समिति के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उसको हम लोग ईशान कहते थे। साथ साथ में यहाँ पे प्रजा, जिसको हम लोग जन बोलते हैं, वे लोग भी इसमें प्रवेश लेते थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इस समिति में ही राजा का चयन होता था। ठीक है, और राजा का चयन कौन करते थे, ईशान एवं प्रजा या जन के लोग यह डिसाइड करते थे कि राजा किसको बनाया जाए। ये अगर राजा के 4 पुत्र हैं तो कौन से राजा का कौन सा पुत्र है जो इस राजगद्दी के लिए सबसे योग्य है, उसी को यहाँ पे राजा बनाया जाता था। और इसका चयन कौन करता था, तो समिति के जो प्रमुख अधिकारी, जिसको ईशान बोलते हैं, और प्रजा लोग जो यहाँ पे सम्मिलित होते थे, उनके द्वारा जो निर्णय निकाला जाता था और जिसको राजा बनाया जाना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता था, तो ईशान और जन के लोग दोनों आपस में मिल करके डिसाइड करते थे कि राजा किसको बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्वत। विद्वत क्या था, तो विद्वत जो था वो पूर्व वैदिक युग में जो युद्ध होता था वो पशुओं को लेकर के होता था, या धनों को लेकर के होता था, या खाद्य पदार्थों को लेकर के होता था। तो पूर्व वैदिक युग में राजा जब किसी दूसरे जन पे अटैक करता था, ठीक है, तो उस अटैक के दौरान राजा को जो भी धन प्राप्त होता था, वह लूटा हुआ धन को किस में लाता था, विद्वत में लाता था। ठीक है, लूटा हुआ धन कहाँ लाता था, विद्वत जैसी संस्था में लाता था। और यहाँ पे जो लूटा हुआ धन था उसको राजा कुछ अपने अधिकार में रख लेता था और बाकी सभी धन प्रजाओं में बांट देता था। जैसे मान के चलिए कि कोई जन पे अगर राजा अटैक करता है तो उससे 100% जो भी धन प्राप्त हुए उसमें से 20% राजा अपने पास रखता था और 80% धन किसको दे देता था, प्रजाओं में बांट देता था। तो यह जो कार्य होता था, लूटा हुआ धन का जो बंटवारा होता था, वो कहाँ होता था, विद्वत में होता था। और ये जो 20% धन जो था वो राजा अपने पास किसलिए रखता था, ताकि समाज में कोई लोक कल्याणकारी कार्य कर सके, समाज में लोक कल्याणकारी
कार्य कर सके। ठीक है। विद्वत में क्या रखा जाता था? लूटा हुआ धन को बांटा जाता था। लूटा हुआ धन में 20% धन जो था वो राजा अपने पास रखता था। किस लिए? ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का अगर संकट की परिस्थिति हो तो संचय किया हुआ धन का उपयोग किया जा सके, या किसी भी तरह की लोक कल्याणकारी कार्य हो तो उस समय उस धन का खपत किया जा सके। ये संपूर्ण कार्य कहाँ होता था? तो विद्वत जैसी संस्था में की जाती थी। तो ये 3 संस्था थी पूर्व वैदिक युग में, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर हम लोग उत्तर वैदिक युग की बात करें तो यहाँ पे सभा, समिति और विद्वत, यही 3 संस्था हमको पूर्व वैदिक युग में देखने को मिला। लेकिन उत्तर वैदिक युग में आते आते सभा जो है वो अति महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, अति महत्वपूर्ण हो गया। इसमें केवल और केवल पुरुष को ही प्रवेश मिलता है। ठीक है, महिलाओं को प्रवेश यहाँ पे प्रवेश नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि महिलाएं जो है वो सभा में प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है। दूसरी बात करें समिति में, तो समिति जो थी यहाँ पे राजा, समिति में क्या देखा जा रहा था? समिति में राजा का चुनाव होता था और यहाँ पे राजा का पद तो वंशानुगत था, लेकिन योग्य अधिकारी को चुना जाता था कि कौन योग्य है इस राजगद्दी के लिए, तो उनको चुना जाता था। लेकिन समिति में यहाँ पे किसी भी तरह की चुनाव नहीं होती थी राजा पद के लिए। यहाँ पे पूरा जो था समिति को ही समाप्त कर दिया गया था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि समिति जो पूर्व वैदिक युग में राजा का चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक युग में क्या हो जाता है? समिति जैसी संस्थाओं को ही समाप्त कर दिया जाता है। वहाँ पे जो राजा का चुनाव जो होता है वो पूर्ण रूप से वंशानुगत हो जाता है। इसलिए समिति जैसी संस्थाओं को उत्तर वैदिक युग में हटा दिया जाता है। विद्वत की बात करें तो विद्वत भी उत्तर वैदिक युग में समाप्त कर दिया जाता है। राजा जो भी धन लाता था वो स्वेच्छानुसार अपने प्रजाओं को देता था। देने का मन है तो दे, नहीं देने का मन है तो नहीं देगा। यहाँ पे ऐसा, जिस तरह यहाँ पे 20% राजा अपने पास रखता था और 80% प्रजाओं को दे देता था, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं उत्तर वैदिक युग में विद्वत जैसी संस्थाएं समाप्त कर दी गई है और राजा जो धन लूट के लाता था वो चाहे तो बांट सकता है और ना चाहे तो पूरा धन अपने पास रख सकता है। तो उत्तर वैदिक युग में हम लोग क्या देखें? समिति और विद्वत जैसी संस्थाएं समाप्त हो गई, लेकिन पूर्व वैदिक युग में सभा, समिति और विद्वत, ये तीनों संस्थाएं अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग एक दूसरे से कैसे डिफरेंट करता है। इसलिए हम आपको साथ साथ में पढ़ाते चल रहे हैं कि पूर्व वैदिक युग में क्या देखे थे और उत्तर वैदिक युग में हमें क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो चलिए आज का क्लास के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो से याद करने में या फिर किसी भी चीज़ में सफलता मिलती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि कोई आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अपने दोस्तों को आप ये सब वीडियो फॉरवर्ड करें जिससे कि उन लोग को भी कुछ मदद मिल सके और जो उनको जानकारी है उसके अलावा ये सभी वो एक्स्ट्रा जानकारी ले सके। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले चैप्टर में हम लोग आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे वैदिक सभ्यता पूरा तरीके से समाप्त हो जाएगा और आप खुद ही देख पाइएगा कि आप जो दूसरे वीडियो में पढ़े हैं और जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसमें क्या अंतर है, हम लोग किस लेवल तक आपको पढ़ा रहे हैं और अलग कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस जो आप पढ़ते हैं उसमें किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।